Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, हम PGT TGT कॉमर्स का सिलेबस कर रहे हैं, उसके कंटेंट कर रहे हैं और साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड आज का क्लास रहेगी, जिसमें हमने फर्स्ट जो की थी उसके अंदर बिजनेस को समझा, बिजनेस की बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है डिफरेंस उनको समझा। लेकिन आज हम करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। माय डियर फ्रेंड्स, हम बिल्कुल इसके अंदर टू द पॉइंट बात करेंगे। सेकंड थिंग, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए कम से कम टाइम में। सो माय डिफरेंस, ये क्विक रीजन है ताकि आप अपनी पीजीटी कॉमर्स की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर पाए। ओके, तो बिना किसी देरी की आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ द बिजनेस, हमने बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ी, बिजनेस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें फर्स्ट है मीनिंग कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंग क्या है, बिजनेस एंटरप्राइज होता क्या है। देखिए, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज होती हैं। तो और इन एक्टिविटीज की वजह से ही बिजनेस भी अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, तो सो दैट हम उस बिजनेस की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बिजनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइवेट एंटरप्राइज, सेकंड पब्लिक एंटरप्राइज एंड थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ओके, प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट नाम से जानते हो कि ये ऐसा एंटरप्राइज या ऐसी फर्म होगी जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट प्राइवेट पर्सन के हाथ में होगा। जैसे अपने आसपास आप देख सकते हो बहुत सारी शॉप्स होती है, क्लिनिक होते हैं, स्कूल होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो हमारी क्या होती है, प्राइवेट एंटरप्राइज। ओके, और इनके अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो भी प्राइवेट लोग ही करते हैं। सेकेंड है हमारी पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज नाम से पता चल रहा है, पब्लिक मींस जिनका मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्राइवेट का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं होता, वो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस आती हैं। ओके, इसके बाद है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जॉइंट मींस नाम से पता चल रहा है जॉइंट मतलब दोनों को मिलकर, दो लोग मिलकर काम करें, वो जॉइंट होगा। जॉइंट सेक्टर, क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड है। ओके, हमारे देश की, इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे जॉइंट सेक्टर भी आता है, जिसके अंदर जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनका कंट्रोल कुछ पार्ट गवर्नमेंट के पास होता है और कुछ पार्ट प्राइवेट लोगों के पास। मींस दोनों मिलकर जिस एंटरप्राइज को चलाते हैं उसको हम जॉइंट सेक्टर की एंटरप्राइज बोलते हैं। ओके, अब है टाइप ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। अब हमारे पास जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों को कवर करता है। जॉइंट सेक्टर भी बहुत सारी चीजों को कवर करता है और पब्लिक भी। हम इन सबको एक एक चीज को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस की। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस एंड फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, देखिए जो हमारी नॉन कॉर्पोरेट होती है, देखिए इसका नाम पता चल रहा है कोऑपरेटिव है, और ये जॉइंट स्टॉक मतलब मिलकर काम करे, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म होते हैं बिजनेस के। ओके, और पब्लिक एंटरप्राइज की बात करें, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे रेलवे आता है वो हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये किसमें आती है, पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर काम करती है। ओके, आज जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे, एक करेंगे पार्टनरशिप और थर्ड करेंगे हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये चार हम आज कवर करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वो नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी उसके अंदर करेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको हम अच्छे से समझेंगे, इस वाले को पोर्शन को, जिसके अंदर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। फाइन, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम से पता चल रहा है सोल मींस ओनली, प्रोप्राइटर मींस ओनर, मींस जो खुद अपना मालिक हो, अपने बिजनेस का मालिक हो, वो क्या होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप मींस अ फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, केवल एक ओनर हो बिजनेस का। ओके, ही हिमसेल्फ मैनेजेस एंड द ओनली रिसीट ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब वो उस बिजनेस को खुद क्या करता है, मैनेज करता है, और उसकी जितनी भी रिसीट होगी किसकी, प्रॉफिट की, वो भी खुद लेगा, और उसके अंदर लॉस होगा वो खुद बेयर करेगा। जैसे कि आपके आसपास किराने की शॉप है, या फिर बार्बर की शॉप है, या फिर आपकी कोई छोटी मोटी क्लिनिक होती हैं, छोटी
मीन्स जितनी भी आपके पास बेकरी है और आपके पास स्टेशनरी की शॉप है, पार्लर है, इस तरह के जितने भी आपके पास जितने भी प्राइवेट लोग हैं जो खुद मैनेज कर सकते हैं, उनको क्या करते हैं, वो उनका खुद का बिजनेस होते हैं, उनकी खुद की कैपिटल उसके अंदर लगी होती है और वो अपने खुद के एफर्ट लगा के उसके अंदर प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो किस में आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। आई थिंक इसके बारे में ज्यादा बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। आपके आसपास बहुत सारे बिजनेस हैं ऐसे। ओके, इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे हमने देखा, इसका सिंगल ओनरशिप होता है। ओके, इसके अंदर एक ही ओनर होता है। उसके बाद उसके रिसोर्सेज भी उसके खुद के होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अंदर लीगल एंटिटी नहीं होती है, बिजनेस और ओनर दोनों चीजें सेम होती हैं। थर्ड है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इसको फॉर्मेट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको किराने की शॉप ओपन करनी है, क्या किसी फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, आप अपने पैसे लगाओगे और सामान लाके रखोगे, किराए पे शॉप ले ली या फिर आपकी खुद की शॉप होगी, आप कैपिटल लगाई और आपने एक शॉप ओपन कर ली। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी प्राइवेट चाहे मेडिकल स्टोर कर ले, मेडिकल स्टोर में थोड़ी बहुत तो फिर भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन इतनी नहीं हो, तो वो फिर भी लाइसेंस की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन प्राइवेट लोगों की ही होती है मेडिकल स्टोर भी। ओके, देन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वो भी किसके पास, उस ओनली ओनर के पास ही होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता नहीं है, तो उसके लायबिलिटीज होंगी वो भी अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा वो भी उसका खुद का होगा, अगर रिस्क होगा तो भी ओनर का ही होगा, अगर कोई लायबिलिटीज बनती है वो भी खुद के ओनर की होगी। वहां कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता। अनडिवाइडेड रिस्क मीन्स यहाँ पे रिस्क को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लॉसेस को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद है सुटेबल फॉर द सम स्पेशल फॉर्म ऑफ द बिजनेस। जैसे कि हमारे जितने भी स्टिचिंग है, बेकरी है, ब्यूटी पार्लर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, वो किस में आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में है, मतलब इनके लिए सुटेबल है। ओके, कोई भी शॉप अपनी ओपन करके बैठ सकता है, कोई भी ठेला लगा के बैठ सकता है, कोई भी अपना छोटा मोटा काम धंधा, कोई छोटी मोटी प्रोडक्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो हम ये किस में आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। इसके बाद कहते हैं सीक्रेसी। इसके अंदर देखो सीक्रेसी तो बनी रहेगी, क्योंकि खुद का बिजनेस है, उसको किसी के सामने अपने अकाउंट्स वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर सीक्रेसी आती है। मेरिट क्या क्या है, इसका फॉर्मेशन वेरी इजी है, कोई भी अपने पैसे लगा के, जितनी उसके पास कैपेसिटी है अपने पैसे लगाएगा और उसको फॉर्मेशन कर लेगा उस बिजनेस की। डिसीजन बहुत क्विक होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ओनली ओनर होता है वो अपने डिसीजन खुद लेता है, किसी की जरूरत नहीं होती डिसीजन की। इसमें सीक्रेसी होती है। डायरेक्ट मोटिवेशन का उसको पता होता है, जितना वो एफर्ट डालेगा उतना ही उसको रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही पर्सनल टच, मतलब अपने कस्टमर के साथ इंप्लॉइज का और कस्टमर का पर्सनल टच रहता है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे पार्लर होता है, उसके अंदर जो ओनर होता है वो क्लाइंट्स जो उसके पास आते हैं काम कराने के लिए, सैलून में सब क्या होते हैं, एक दूसरे को जानकार होते हैं। ठीक है, लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन क्या क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या है इसके, एक तो है लिमिटेशन है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, मतलब जो ओनर के पास खुद की अपनी कैपिटल है वो सिर्फ उतनी ही उसके अंदर रिसोर्सेज होते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। अगर वो उसको लोन भी लेना पड़ता है तो वो भी केवल अपने एसेट्स पे ले सकता है जो उसके पास होंगे उसके ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। मतलब हाँ, इस यहाँ पर उसके पास एक्सपेंशन जो अपने बिजनेस का करना चाहे उसके जो लिमिटेशंस आ जाते हैं, वो उसको ज्यादा ब्रॉड नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा लोन वगैरह लेके तो भी उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, जो मालिक के पास जितनी मैनेजरल एबिलिटी है, जो उसके पास स्किल्स है, केवल वहीं तक लिमिटेड रहता है उसका बिजनेस। उसके पास जरूरी नहीं है कि उसके पास खुद की अपनी वो एक्सपर्ट हो उस बिजनेस के अंदर। मीन्स एक डॉक्टर है वो भी किराने की शॉप कर सकता है, एक इंजीनियर है वो भी किराने की शॉप कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसके अंदर मैनेजर एबिलिटी लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक अनसर्टेनिटी होती है, मीन्स अनस्टेबल होता है बिजनेस। अगर ओनर की डेथ हो जाती है, पागलपन हो जाता है, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। लिमिटेड स्कोप है यहाँ पर, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, जैसे कि बताया उनके पास लिमिटेड कैपिटल होती है, मैनेजर स्किल भी लिमिटेड होता है, उसकी वजह से वो अपने बिजनेस को लार्ज स्केल तक नहीं ले जा पाता। ओके, सुटेबिलिटी क्या होगी इसके अंदर, जहां पे पर्सनल अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो कस्टमर को, वहां पे जरूरत हो, जैसे पार्लर बताया इन्होंने, टेलरिंग की शॉप बताई ऐसे ही, या फिर कोई अनस्टैंडर्डाइज वर्क हो, बिजनेस हो, जैसे कि आपकी ज्वेलरी का बिजनेस होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस तरह के
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? ये ओन किया जाता है, ये खुद का अपना होता है, फैमिली बिजनेस बोलते हैं इसको, जो अनडिवाइडेड मतलब ज्वाइंट फैमिली का बिजनेस होता है। हिंदू एंड द मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर, जो हम मूवीज के अंदर नहीं देखते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड, एक उनका घर का बड़ा होता है, वही वहां का मालिक होता है, वही सारे डिसीजन लेता है, ठीक है, उसी के हाथ में बिजनेस होता है। तो ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आजकल वैसे कम चलन में है, लेकिन कहीं कहीं है ये। ओके, तो कह रहे हैं हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, ये मैनेज किया जाता है, जो उस फैमिली के अंदर एल्डेस्ट हो, चाहे उसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा आधा मेंटली हो, लेकिन उसको कर्ता माना जाता है क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर है। ओके, जरूरी नहीं है हर कोई इंटेलिजेंट हो या हर कोई बिजनेस में बहुत अच्छा हो सकता है वो डॉक्टर बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन उसके पास फैमिली बिजनेस, वो बिजनेस चलाने लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो वो मेंबर होता है जो उस बिजनेस को चलाता है, उसको कहते हैं कर्ता, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कर्ता की होती है। सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता लेता है। और ये कहता है ये किसके प्रोविजन में आता है? हिंदू लॉ के प्रोविजन में आता है। इसके लिए गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप इज द बर्थ, मीन्स जैसे ही बच्चा इस फैमिली में जन्म लेगा वो इस बिजनेस का पार्टनर बन जाता है, मेंबर बन जाता है। ओके, बाय बर्थ। इसमें कह रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो कम से कम वहां 2 मेंबर होने चाहिए, और साथ में उनके पास पैतृक संपत्ति होनी बहुत जरूरी है। पैतृक जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा है वो होना बहुत जरूरी है, तभी तो उसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। ओके, वो कह रहे देयर आर 2 सिस्टम विच गवर्न मेंबरशिप। इसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं जो मेंबरशिप को गवर्न करते हैं। एक तो हमने बता दिया कि जन्म से ही जैसे ही बच्चा जन्म लेता है इस बिजनेस का क्या बन जाता है? पार्टनर बन जाता है, मेंबर बन जाता है। एक है फर्स्ट सिस्टम है दया भागा, इसके बारे में आ जाता है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है आपके टीजीटी में भी और पीजीटी के एग्जाम में भी। ओके, जो दया भागा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो दया भागा सिस्टम है वो केवल वेस्ट बंगाल में मिलता है, दिखाई देता है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं। दया मतलब दया हम किस पर कर रहे हैं? यहाँ पे फीमेल पे कर रहे हैं। देखो हमारी जो सोसाइटी वो मेल डोमिनेटेड है, लेकिन दया करी किस पे जा रही है? फीमेल पे की जा रही है। तो आप उसको जस्ट एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे एक ट्रिक है, एक पॉइंट है जिसे आप इसको की पॉइंट से आप इसको लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो निमोनिक की तरह, कि फीमेल पे दया की जाती है कि उसको भी बिजनेस का पार्टनर माना जाता है। अगर वो भी बड़ा है, मतलब अगर हो सकता है फीमेल वहां पे बड़ी है, एल्डेस्ट है, तो हो सकता है वो वहां का करता है। ओके, तो इट अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को पार्टनर्स। ओके, मतलब इसका मेंबर फीमेल भी बन सकती है। अब बात करते हैं मिताक्षरा सिस्टम की। ये मिताक्षरा सिस्टम वेस्ट बंगाल को छोड़कर हमारे इंडिया के अदर पार्ट्स में दिखाई देता है, और इसके अंदर केवल जो मेल होते हैं वही इसके मेंबर्स होते हैं। ओके, केवल मेल होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। आपने एक मूवी देखी थी गुजरात रामलीला, जिसके अंदर उसकी जो दादी होती है, आई थिंक दादी थी, आई नो, इतनी ज्यादा नहीं देखी हो, तो उसके अंदर उसकी जो दादी होती है दीपिका पाडुकोण की, वो वहां की हेड होती है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा याद रख सकते हो मिताक्षरा और दया भागा के अंदर डिफरेंस। ओके, फीचर्स की बात कर लेते हैं हम। या फिर फॉर्मेशन कैसे होगा? फॉर्मेशन क्या होता है? देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, तभी तो उसको ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे। ओके, एंड सम एसेंट्रल, जो उनके पास पैतृक संपत्ति होनी चाहिए, 2 मेंबर कम से कम होने चाहिए। ओके, और उनका खुद का पैतृक बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद मेंबरशिप, वो हमने पढ़ा था, ये बाय बर्थ होता है। जैसे उस घर में बच्चा पैदा होगा वो उसका मेंबर बन जाएगा बाय बर्थ। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? केवल कर्ता के हाथ में होता है। जो अदर मेंबर्स हैं इस बिजनेस के, जो उसके छोटे, जो उसके नीचे होंगे, वो सब केवल डिसीजन दे सकते हैं, मैनेजमेंट में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो कर्ता का होता है। ओके, बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटी कर्ता की होती है क्योंकि सारे डिसीजन वही ले रहा है। ओके, तो सारी लायबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं पूरा बर्डन बिजनेस का कर्ता के ऊपर होता है। और जो अदर होते हैं उनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है, केवल उतनी जितनी उनका शेयर आता है प्रॉपर्टी के अंदर या उनके बिजनेस के अंदर। परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसका परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है अगर मान ली बड़ा जो पहले था, एल्डेस्ट पर्सन था, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसके नीचे एज वाला था वो उसका जगह लेता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। माइनर मेंबर, जैसे बताया कि इसमें फुल फ्लैज्ड मेंबरशिप होती है, जैसे ही बच्चा उसमें जन्म लेता है तो माइनर भी इसका कह सकते हैं इसका मेंबर होता है, जैसे पार्टनरशिप में नहीं होता। रजिस्ट्रेशन, इसको कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। मेरिट देख लेते हैं। एक तो इफेक्टिव कंट्रोल है क्योंकि कर्ता सब कुछ
अपना डिसीजन है जबकि जब ले सकता है, ठीक है। और इसके बाद है कंटिन्यू, ये बिजनेस है कंटिन्यू चलता रहता है। अगर जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या देखा था, अगर ओनर की डेथ हो जाती है, पागलपन हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो क्या हो सकता है, बिजनेस को हो सकता है रोका जा सके, मतलब एंड कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है क्योंकि उसके बाद जो उसकी छोटी एज का था वो मेल मेंबर उसका हेड बन जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है केवल कर्ता को छोड़कर, मतलब कर्ता की तो अनलिमिटेड है लेकिन अदर मेंबर्स हैं उनके पास लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सीक्रेसी बनी रहती है क्योंकि सारा बिजनेस का डिसीजन कर्ता लेता है। लॉयल्टी होती है, कोऑपरेशन मतलब फैमिली बिजनेस है तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिजनेस के अंदर, इस तरह से लॉयल्टी बनी रहती है। पर ये जरूरी नहीं है जिनके अंदर, चलो कोई बात नहीं, फिल्मी बातें नहीं करेंगे, लिमिटेशंस में आ जाएगा ये। तो लिमिटेशन, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड लायबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इट इज लिमिटेड टू, इतनी ही उनके पास प्रॉपर्टी होती है जितना उसको पैतृक मिला हुआ है। हो सकता है जैसे ओवेसी जैसा है जिसने अपना बिजनेस बहुत आगे तक बढ़ा लिया। इस तरह के लोग भी होते हैं जो अपने बिजनेस को, फैमिली बिजनेस को काफी आगे तक लेकर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है लेकिन उसमें टाइम लगता है, एक लिमिटेशन है इसके अंदर। ये लिमिटेड मैनेजर स्किल्स की भी इसके अंदर लिमिटेशन आती है क्योंकि जो डिसीजन होता है वो सारा कर्ता का होता है। जरूरी नहीं है वो पूरा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और वो बहुत अच्छा बिजनेस में हो। हर कोई बिजनेस में सब अच्छे नहीं होते हैं। हो सकता है कर्ता अच्छा नहीं है लेकिन उसका जो छोटा भाई है या उससे थर्ड उस पोजीशन का जो भाई है वो बहुत अच्छा है बिजनेस में, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कह रहे जो मैनेजर स्किल है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लायबिलिटी है अनलिमिटेड है, कर्ता के पास तो बर्डन ज्यादा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो लायबिलिटी है सबसे ज्यादा है। इसके बाद है अनबैलेंस डिसीजन। अनबैलेंस डिसीजन इसलिए होता है क्योंकि कर्ता के ऊपर पूरा बर्डन होता है और वो बर्डन फील करता है, सो दैट डिसीजन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ बताया जो ये बिजनेस है ये हमारे यहाँ डिक्लाइन होने लगा है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते, कंट्री में वो वाला सिस्टम अब खत्म हो गया ऑलमोस्ट, इतना नहीं रहा। जो डिपेंडेंट है फैमिली पे ज्यादा वही जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अदरवाइज सभी अपने सबको पता है। एनीवेज चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन कहते हैं पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली कंप्लीट कर ली है, अब बात करेंगे डेफिनेशन की, सॉरी पार्टनरशिप की, और इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसकी डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पर्सन आकर मिलकर बात करते हैं, एक एग्रीमेंट पे आते हैं कि चलो हम दोनों तीनों या पांचों 10 जने मिलकर बैठ के एक एग्रीमेंट बनाते हैं या ओरली एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉफिट रहेगा, और वो अपना अपना हिस्सा डाल देते हैं उसके अंदर और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा पर्सन आकर एग्री हो जाते हैं किसके लिए, बिजनेस करने के लिए और अपनी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ओके, वो कह रहा है ये जितने मेंबर थे, हो सकते हैं 2 हैं या हो सकते 5 है या हो सकते 7 है या उससे ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, सातों के सातों मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं या फिर उनमें से कोई 2 या 3 चलाते हैं और वो सबके लिए काम करते हैं ऐसा। ओके, एक्टिंग फॉर द ऑल। इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो पार्टनरशिप, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पार्टनरशिप की, देखिए यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन होगा तभी तो पार्टनर बनेंगे। और 1932 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 2। ये 1932 की बात कर रही हूँ, 2013 की बात नहीं कर रही, जिसके अंदर 50 भी दे रखा है और 100 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे पार्टनरशिप मोर देन 1 होना चाहिए, हम कह सकते हैं कम से कम होने चाहिए 2, और ज्यादा से ज्यादा वैसे दे नहीं रखा है, कहीं पे 50 है 2013 के अकॉर्डिंग, कहीं है 100। ओके, एग्रीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रिटर्न में एग्रीमेंट हो, ये ओरल भी एग्रीमेंट चल जाता है। ओके, प्रॉफिट मोटिव, जो हम बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर वो केवल किसके लिए होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करेंगे तो उनका मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट आएगा वो आपस में शेयर कर लेंगे। ओके, ये मेन मोटिव होता है किसी पार्टनरशिप फर्म का। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। देखिए इसके अंदर सभी जो इसके मेंबर होते हैं, एवरी पर्सन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। सभी के पास इसके अंदर डिसीजन लेने का और पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में पूरा राइट होता है।
इसके बाद है जो भी फॉर्म होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, किसी भी टाइप के मेंबर होंगे, सभी की यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, अगर हम जनरल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सभी की क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ओके, अगर एग्रीमेंट में फिक्स नहीं है तब तक तो। इसके बाद है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी लैक होती है, क्यों होती है, अगर किसी भी इसके अंदर एक मेंबर है, मान लो यहाँ पे 3 मेंबर थे, इनमें से एक के अंदर भी कोई डेथ हो जाती है, लुनासी हो जाती है, या फिर मतलब पागलपन, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इस जो पार्टनरशिप है ये क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर उनको फिर भी बिजनेस को कैरी करना है आगे, तो वो क्या करेंगे, अगेन वो उसके अंदर पार्टनरशिप की एग्रीमेंट बनाएंगे उसके लिए। ओके, इसके बाद करते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इस पे फिर भी इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यूज देखने को मिले होंगे, देखे होंगे आपने भी, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली एमसीक्यूज देख रहे होंगे। तो जो पुराने पेपर है प्रीवियस ईयर के, उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पार्टनरशिप के अंदर जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, तो कैसा होता है, एज ए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, मीन्स वो ओनर भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं उसके मेरिट क्या क्या है पार्टनरशिप के। देखिए इसको इजीली फॉर्म किया जा सकता है, इतनी ज्यादा लीगल इसके अंदर फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती नहीं है। अगर उनको डीड बनानी है तो ही फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो ओरली भी एग्रीमेंट करके अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है मेंबर्स की, तो जितना चाहे उतना फाइनेंस लेकर आ सकते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। ओके, क्योंकि जितना बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे बिजनेस उतना ही एक्सपेंड करेगा। इसके बाद करते हैं बैलेंस्ड डिसीजन, सभी मिलकर काम करते हैं, सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट मिलकर करते हैं, तो उनका जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, ज्वाइंट होता है, सो दैट जो कह सकते हैं यहाँ पे बैलेंस्ड डिसीजन होता है। इसके बाद है शेयर ऑफ रिस्क। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में अंदर जो रिस्क है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रिस्क है, वो मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। ओके, बात करते हैं सीक्रेसी की, यहाँ पे सीक्रेसी होती है क्योंकि मेंबर्स अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, तो उनको पब्लिक के अंदर अपने अकाउंट्स वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीक्रेसी बनी जाती है, सीक्रेसी बनी रहती है। बात करते हैं लिमिटेशन की। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या क्या आता है, एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ओके, जो इनके मेंबर होते हैं, जितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे केवल वो वही लेकर आ सकते हैं, कैपिटल जितनी वो कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है पूरी फर्म। ओके, इसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो सभी मेंबर्स की जर्नल पार्टनरशिप के अंदर क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ओके, ये हमेशा याद रखना। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी एज आई टोल्ड यू कि क्या होती है, अगर किसी भी पार्टनरशिप में अगर किसी मेंबर को डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो ये एंड हो जाती है पार्टनरशिप। अगर उनको अगेन चलानी है, कंटिन्यू रखनी है, तो उनको अगेन से एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। लैक ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप फर्म ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने रिपोर्ट नहीं दिखाते, अपने अकाउंट्स नहीं दिखाते, तो जरूरी नहीं है कि पब्लिक का उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। ओके, तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ हार्मनी, देखिए जितने मेंबर्स ज्यादा होंगे, चाहे 2 मेंबर भी हो तो भी ऐसा होता है, 2 भाई होते हैं उनके बीच में भी वो नहीं होता, हार्मनी नहीं रहती, मतलब कहीं ना कहीं झगड़ा होता है, लैक होता है, कहीं ना कहीं जो व्यू होते हैं, ओपिनियन होते हैं, क्लैश कर जाते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं लैक ऑफ। नोट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, व्हेन द बिजनेस हैपेंस टू बी मीडियम साइज, अगर कोई बिजनेस है मीडियम साइज का है और जहां पर पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और गुडविल है, तो वहां पर ये पार्टनरशिप काम आती है, वहां पे पार्टनरशिप काफी अच्छी चलती है। जैसे कि हमारी सीए फर्म्स होती हैं, एडवोकेट्स की फर्म्स होती हैं, होटल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है मीडियम लेवल की, यहाँ पे पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, यहाँ पे पार्टनरशिप देखने को मिलती है। बात करते हैं टाइप ऑफ, हमारे जो टाइप्स हैं पार्टनरशिप के वो क्या क्या है, पार्टनर्स किस किस टाइप के होते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द ड्यूरेशन बेस, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, एक तो ड्यूरेशन के हिसाब से और एक लायबिलिटी की। ओके, ड्यूरेशन में पार्टनरशिप एट विल मींस ऐसी पार्टनरशिप वो जब तक रहेगी, एग्जिस्ट रहेगी, जब तक उनकी मर्जी होगी, किसकी, पार्टनर्स की, और जब वो चाहेंगे कि भाई अब एंड कर देना चाहिए, अब साथ नहीं कर सकते काम, तो वो क्या कहेंगे, कभी भी उसको एंड कर सकते हैं पार्टनरशिप को, उस फर्म पार्टनरशिप को। उसके बाद पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कई बार ऐसा होता है पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाई जाती है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय द स्पेसिफिक जो
स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर उनको कोई ऑब्जेक्टिव है या कोई प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करना है, उस पर मिलकर काम करते हैं, तो किसके अंडर आते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप के। जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे, जैसे वो प्रोजेक्ट काम कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से कैसे कर सकते हैं? तो जनरल पार्टनरशिप होता है, एक लिमिटेड पार्टनरशिप होता है। जनरल पार्टनरशिप मतलब जर्नली होता है, इसके अंदर जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ओके, मीन्स यहाँ पे जितने भी पार्टनर होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके, ईच पार्टनर पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द बिजनेस, और जितने भी पार्टनर होंगे वो सभी एक्टिवली बिजनेस के अंदर काम करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, ये सभी को पता है। ओके, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, और अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती, रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो पार्टनरशिप पर क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बिजनेस अफेक्ट होगा। अगर उनको कंटिन्यू रखना होता है तो अगेन उनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? जिसके अंदर जो बेस्ट वन होता है, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता था, है ना, कर्ता की तो क्या थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, और जो उसके अदर मेंबर्स थे लिमिटेड लायबिलिटी थी। ऐसे इसके अंदर जो तो मेन जो पार्टनर होता है उसकी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन जो अदर मेंबर्स होंगे उनकी लिमिटेड होती है लायबिलिटी। ये उनके पास डीड होती है, एग्रीमेंट होती है, जिसके अंदर सब कुछ रिटर्न होता है। ओके, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है, और डीड भी कंपलसरी होती है, और सब कुछ इसके अंदर रिटर्न होता है कि किसकी कितनी लायबिलिटी है। फाइन, तो ये 4 टाइप्स के आपके पार्टनर्स थे यहाँ पर। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर में, वो क्या आता है कि कितने टाइप के पार्टनर होते हैं। एक तो एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, सीक्रेट पार्टनर, पार्टनरशिप बाय, पार्टनर बाय एस्टोपल, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके, तो इनके ऊपर चार्ट इसको देख लीजिएगा। देखिए, इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना भी है आपको ये सारा पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं, ये बहुत बड़ी फाइल है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे ये सब कुछ मिलेगा आपको उसी के अंदर ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर थे हम लोग, तो कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सुन लीजिए, दैट वुड बी इनफ। इसको थोड़ा छोटा कर लूं ताकि सब कुछ दिखाई देगा आपको। ओके, फाइन, यहाँ पे देख लेते हैं हम टाइप ऑफ पार्टनर कौन कौन से। तो एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर क्या होता है? देखो, इनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं किस पर? कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे, मैनेजिंग बिजनेस पे, प्रॉफिट शेयरिंग पे, और लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो कोई किसी भी टाइप का आपका पार्टनर हो, चाहे वो माइनर है या फिर नॉमिनल है, या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, पार्टनर बाय एस्टोपल है, सीक्रेट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, सभी की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, किसी की भी लिमिटेड नहीं है जनरल पार्टनरशिप के केस में। अब बात करते हैं केस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, तो नाम से पता चल रहा है एक्टिव, जो मैनेजमेंट में और कंट्रोल में पूरा एक्टिव है, वो क्या होता है? एक्टिव पार्टनर होता है। ये कंट्रीब्यूट भी करेगा कैपिटल, मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, और प्रॉफिट और लॉस दोनों में शेयर रखेगा, और जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होगी। स्लीपिंग बिल्कुल इसके उल्टा होगा, मतलब ये तो एक्टिव था, ये स्लीपिंग है। स्लीपिंग को डोरमेंट के नाम से भी जानते हैं, कई बार आपको डोरमेंट पार्टनर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल। स्लीपिंग का मतलब है कि वो एक्टिव नहीं है, ओके, कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और उसको, लेकिन उसको अगर उसने कैपिटल लगाई तो डेफिनेटली वो लॉसेस और प्रॉफिट में शेयर रहेगा उसका, और जो लायबिलिटी है वो तो उसकी अनलिमिटेड है। सीक्रेट पार्टनर, ऐसा पार्टनर, नाम से पता चल रहा है, जो गुमनाम है, मींस पब्लिक को नहीं पता कि वो एक्चुअली इस फर्म का पार्टनर है, वो होता है सीक्रेट पार्टनर। वो कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, और शेयर लॉसेस में भी उसका शेयर रहता है। इसके बाद बात करते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्या होते हैं? ना तो ये कैपिटल लगाते हैं, ना ही मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है बिकॉज ऑफ देयर एक्ट, मतलब उनकी जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ कंडक्ट है, या उनकी जो भी उन्होंने एट ए टाइम पर जो बिहेवियर किया, उसकी वजह से
उनके क्या होते हैं, उनकी डीलिंग की वजह से क्या होते हैं, वो पार्टनर बन जाते हैं और इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ओके, ऐसे ही इस फर्स्ट केस है पार्टनर बाय एस्टोपल, एक ऐसा पार्टनर जो कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल का, लेकिन उसके वर्ड और बिहेवियर कुछ इस तरह से होते हैं कि सामने वाली पार्टी को लगता ही नहीं कि पार्टनर नहीं है, और वो भी नहीं बताता, ना ही उसके जो मेंबर्स के साथ आए थे वो भी कहते हैं कि ये पार्टनर नहीं है, लेकिन उसके साथ बैठते हैं टेबल पे, बिजनेस कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, और सामने वाली पार्टी को लग रहा है कि वो क्या है, पार्टनर है साथ में सबका। और ये यहाँ पे ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और ना ही यहाँ पे प्रॉफिट और शेयर में भी इसका कोई हिस्सा रहेगा, क्योंकि इसने पैसा नहीं लगाया, लेकिन इसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। अब बात करते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग, डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ही डज नॉट डिनाई अदर रिप्रेजेंट हिम एज पार्टनर। कोई अपने साथ किसी को लेके जाता है, चलो भाई ये बिजनेस हमारी डील करा दे, उसके साथ वो तेरा जानकार है, तो वहां पे तो कह दे तो हमारे साथ, हमारा दोस्त है, हमारे साथ काम कर रहा है, तो हो सकता है कि वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर ले या हमें कोई डील दे दे। ऐसा होता है ना, जनरली ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें किसी की, अपने फ्रेंड की या फिर हमारे किसी रिलेटिव की हमें जरूरत पड़ती है बिजनेस में, तो हम उसकी हेल्प ले लेते हैं, ठीक है, और झूठ में भी कह देते हैं कि हमारा पार्टनर है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, वो भी क्या करता है, ना तो पैसा लगाता है, ना वो मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और ना ही उसको कोई प्रॉफिट और शेयर का, मतलब उसको प्रॉफिट और लॉस में कोई शेयर मिलता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जिसके साथ डीलिंग की उसको तो नहीं पता ना वो पार्टनर नहीं था, और उन्होंने बताया भी नहीं। इसके बाद है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो नाम, नॉमिनल नाम से पता चल रहा है कि वो अपना नाम देता है, हो सकता है बड़े ओहदे पे है, उसका रसूख है मार्केट में, तो वो क्या अपना नाम देता है, चलो भाई मेरा नाम यूज कर लो, अपने जैसे रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से, अपने भाई से कोई ऐसा दे देता है कि मेरे नाम से तू बिजनेस कर ले अपना, और वो अपने डील कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, तो वो क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। ना वो पैसा लगाएगा, ना वो इसके अंदर बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ना ही उसका कोई शेयर होता है प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि लोगों को लगता है, पब्लिक को लगता है कि वो वहां का पार्टनर है। बात करते हैं माइनर। अगर कोई माइनर है जो 18 एज से कम है, वो क्या करेगा, ना तो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, ना ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उसका हिस्सा किसमें बनता है, प्रॉफिट और, नहीं सॉरी, ना तो उसका हिस्सा बनता है प्रॉफिट में, लेकिन लॉसेस में उसका शेयर इट्स प्रॉफिट एंड नोट द लॉसेस। हाँ मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, मुझे लगा मैं ही रॉन्ग। ओके, वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट्स के अंदर तो उसका हिस्सा होता है, लेकिन लॉसेस में उसका कोई भी हिस्सा नहीं होता है, इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब बात करते हैं डीड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, छोटी सी है ये तो, इसमें की बड़ी बात नहीं, सभी को पता है कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है एक्चुअली। ओके, वी आर हियर। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटन एग्रीमेंट होता है, स्टैम्प्ड पेपर होता है, जिसके अंदर सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के, कि उसके अंदर जो एड्रेस होता है वो होता है, नेम होता है फर्म का, एड्रेस होता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, उसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई किस कैसे रिटायरमेंट होगा, कोई अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो अगर वो कैसे, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे डील करेंगे डिस्प्यूट का, और जो पार्टनरशिप है उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, इस बिजनेस के स्कोप क्या है, किस किस पार्टनर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, और उनका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या रहेगा, वो कितनी उनकी सैलरी रहेगी। ओके, और ड्रॉइंग इंटरेस्ट, उनको ड्रॉ, अगर उन्होंने पैसा वहां से फर्म से लिया तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, या उन्होंने पैसा दिया है, कैपिटल लगाया है, तो उसके ऊपर उन लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इस तरह से उनकी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, मतलब इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। ओके, कि कैसे डिस्प्यूट को सोल्व करेंगे, क्या वैल्यूएशन, अगर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये सारा किस में होता है, इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होता है। तो कह रहे हैं जो पार्टनरशिप डीड है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो कहता है अगर इसको नहीं करते तो थोड़े नुकसान है, ये बहुत बेनिफिशियल होती है अगर इसको रजिस्टर करवा लेते हैं तो। ओके, तो कह रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। ओके, अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हो रिटर्न में, या आप डीड नहीं बनाते हो, तो आपको क्या नुकसान होंगे वो बता रहा है। एक तो आप ना तो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सू नहीं कर सकती है, मतलब केस नहीं कर सकती है, कोर्ट नहीं जा सकती है, और ना ही अगर हो सकता है उसके जो साथी मेंबर्स हैं उन्होंने उसके साथ किसी दूसरे मेंबर के साथ अगर उन्होंने फ्रॉड कर दिया है, नुकसान कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, सू नहीं कर सकता कि हम लोग पार्टनर्स में, हमारी फर्म थी, पार्टनर थे हम लोग और हम काम कर रहे थे, अब इस मेंबर ने हमें धोखा दे दिया, इस तरह से नहीं हो सकता है।
तो इस तरह से उनके नुकसान होता है। अब लास्ट वन है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव, को मीन्स टुगेदर, ऑपरेटिव मतलब कोई भी ऑपरेशन करना, मतलब ऑपरेट करना किसी बिजनेस को किसी मोटिव ऑफ वेलफेयर के लिए। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके आसपास होंगी, बहुत सारी एसोसिएशंस बनी रहती है कोऑपरेटिव। मार्केट की अलग अलग होती है, जैसे अनाज मंडी की अलग मिलेगी, सब्जी मंडी की अलग मिलेगी, है ना। और जैसे किसी सेक्टर की भी अलग से सोसाइटी मिल जाती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी मार्केट है, मेरे आसपास दुनिया भर की मार्केट ही है, खैर ये तो यहाँ पे जितनी भी गलियां हैं, जितनी मार्केट है बहुत बड़ी है सब। जैसे यहाँ पे ज्वेलरी की मार्केट है, उसके ऊपर एक अलग से सोसाइटी बनी हुई है। यहाँ पर क्लॉथ मार्केट है सामने, इसकी एक अलग से सोसाइटी बनी हुई है। हमारी गली की इवन एक सोसाइटी बनी हुई है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। तो इस तरह से हर जगह ये कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ छोटे रूप में होती है, कुछ बड़े लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो हम एक तो वो होती है जो छोटे लेवल पे काम करती है, जस्ट बस गली के वेलफेयर के लिए काम कर रही हो, या फिर अपने एसोसिएशन बना रही एक मार्केट का। जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी होलसेल ज्वेलरी की मार्केट है, तो यहाँ पे एक पूरी एसोसिएशन बनी हुई है, ठीक है। छोटी सी बात होती है तब की तब सारे मार्केट वाले सारे खड़े हो जाते हैं, और जो भी उनको जरूरत होती है वेलफेयर के लिए वो सब काम करते हैं। ऐसे आगे क्लॉथ मार्केट में चले जाए तो वहां पे भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है दिल्ली है। ओके, हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली ये थोड़ी अलग है, वो अलग होती है, लेकिन एक जैसे जैसे आप एग्जांपल दूं तो जैसे अमूल की है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो जिसका आप दूध पीते हो, दही खाते हो, हमारे तो अमूल का ही आता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जो मिलकर काम करती हैं और अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ठीक है। और ये वॉलंटरी होती है। बात करते हैं कोऑपरेटिव मींस वर्किंग टुगेदर विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस। उनका पर्पस क्या होता है, कॉमन होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑपरेटिव इक्वली सेफगार्ड देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करना चाह रहे हैं वो लोग, तो वो क्या होती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। जैसे हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये वॉलेंट्री होता है, कोई भी उसका मर्जी है, कोई उसके मेंबर बनना चाहे नहीं बनना चाहे। जैसे पूरी मार्केट है, सारे उसके मेंबर थोड़ी ना होते हैं पूरी मार्केट के, कुछ होते हैं जो उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो बड़े बड़े सेठ होते हैं टाइप के लोग, वो मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, आगे इन्वेस्ट करते हैं। किसी को लोन की जरूरत होती है लोन दे देते हैं, या फिर कोई भी XYZ उनके ऊपर कोई नुकसान होता है या रेड पड़ती है या कुछ भी होता है तो सारे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लीगल स्टेटस, जैसे पहले GST आया था तो हमारे यहाँ पे बहुत धक्का मुक्की हुई थी, पूरा मतलब मार्केट हिल गया था। एनीवेज बहुत डिस्टर्ब रहा था काफी दिनों तक। लीगल स्टेटस की बात करें, इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। और जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं ये लीगल होती है, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड होती है। इसके बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। इसका फीचर है लिमिटेड, मतलब उसके जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, जो वहां के मैनेजिंग कमेटी होती है उसके हाथ में, जो इलेक्टेड की जाती है वोट के द्वारा। इसके बाद है सर्विस मोटिव। सारा यहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव नहीं आता, यहाँ होता है कि जो उनके मेंबर बने उस कमेटी के, उनको क्या करना, प्रॉफिट देना, उनको सर्विस देना, ताकि उनको प्रॉफिट हो पाए। मेंबर्स के प्रॉफिट के लिए ये सर्विस देती है। कैश ट्रेडिंग, यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है कोई उधारी नहीं चलती, सारी कैश में होती है। बात करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि ये जो होती है गवर्नमेंट के हाथ में होती है, रजिस्टर्ड होती है, इनको रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो इनका एनुअली रिपोर्ट जाती है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। ओके, 8th है एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस होता है वो सब क्या होता है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब अरेंजमेंट, सॉरी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, दे अरेंज फाइनेंस फॉर द सेल ऑफ शेयर। वो अरेंज करते हैं फाइनेंस किस लिए, उनको सेल करने होते शेयर। लोन ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जस्ट होल्ड ऑन। मेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ईज ऑफ द फॉर्मेशन, इनको काफी इजी है फॉर्मेशन करना इसका, कि 10 adults having common objective can establish cooperative society by getting registered with the registrar। ओके, और ये जो 10 adult है मिलकर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास।
ये स्टेबल होता है एग्जिस्टेंस इसका, ठीक है। किसी भी मेंबर का अगर डेथ हो जाती है, लोनेसी हो जाती है, सोलवेंसी हो जाती है, तो सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यू अपना काम करती रहती है। लायबिलिटी होती है लिमिटेड, जितने भी मेंबर्स होंगे सभी की उनकी लिमिटेड होती है, जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कैपिटल का उतनी ही उनकी लिमिटेड वो होती है, लायबिलिटी बनती है। ओके, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड चीपर रेट, जो सप्लाई होती है गुड्स की वो चीपर रेट पर होती है। दी सोसाइटी बेनिफिट देयर मेंबर्स बाय सप्लाइंग देम गुड्स एट चीपर रेट देन मार्केट, मतलब मार्केट से भी कम रेट पर, क्योंकि उनका डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट सोसाइटी का मैन्युफैक्चरर के साथ होता है और फिर अपने कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर नहीं अपने मेंबर्स को डायरेक्ट माल भिजवा देते हैं। तो जो बीच के जो मिडल मैन है इनका कोई रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर और ये जो यहाँ पे जो इनके जो सेलर होंगे उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, जिससे जो गुड्स हैं वो चीपर रेट पर मिल जाएंगे। Inefficient management, these are managed by elected member who may not be competent and experienced, means ऐसे लोगों के द्वारा मैनेज की जा सकती है क्योंकि वो इलेक्टेड है वो, ओके। और इलेक्शन के अंदर उन्हीं को ही वही ज्यादातर बॉस बनते हैं या फिर मेंबर बनते हैं कमेटी के, जिनके पास रसूख होता है, पैसा होता है, दूसरों को दबा देते हैं। तो ये क्या होता है, जरूरी नहीं उनके पास एक्सपीरियंस हो, उनके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो उस कमेटी को चला पाए। ड्यू टू द लैक ऑफ मैनेजर्स नॉलेज दे कैन नॉट रन द सोसाइटी इफेक्टिवली, और इसकी वजह से ये सोसाइटी को इफेक्टिवली रन नहीं कर पाते। लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पे एनुअली रिपोर्ट भेजी जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रहती, उनको अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ते सभी को। इसके बाद करते एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। कंफ्लिक्ट आ जाता है मेंबर्स के बीच में कभी कभी। इसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एफर्ट उतने नहीं लगाए जाते जितने कि एक सोल प्रोप्राइटर लगाता है या पार्टनर्स लगाते हैं या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले मेंबर्स लगाते हैं। यहाँ पे उतना, क्योंकि इस सबके लिए मतलब काम हो रहा है, सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मेंबर आर नॉट डिनाइड टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट एज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड्स। उनको पता कितनी भी मेहनत कर लो उनको प्रॉफिट उतना नहीं होगा, क्योंकि उनको खुद को तो नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से वो उनका मोटिवेशन होता है वो कम होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो यहाँ पे हम देखने को मिल रही है, जैसे फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, मतलब कंज्यूमर्स मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले। ऐसे ही प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अपने जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो मिलकर अपने लिए एक सोसाइटी बना लेते हैं, जिससे उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता है, इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं। इसके बाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग के, पैकेजिंग के, ग्रेडिंग के, मार्केटिंग के, रिसर्च के। इस तरह से उनको बेनिफिट देने के लिए मार्केटर्स क्या करते हैं, अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं। ऐसे ही फार्मर्स की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये काफी फेमस होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। आज के टाइम में जो चलती है वो ज्यादातर यही चलती है। इन सच सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। वो कल्टिवेट करते हैं अपनी लैंड को कलेक्टिवली, रिसोर्सेज एक साथ लगाती इकट्ठा, और अपने जो सीड है वो भी उनको सस्ते मिल जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी टूल्स सारे सस्ते मिल जाते हैं। इस तरह से फार्मर्स की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इसके बाद क्रेडिट कोऑपरेटिव, जो पैसा उधार पे देते हैं, उन लोगों की भी कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं कि सस्ते रेट के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं अपने मेंबर्स को। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो हाउसिंग लोन देती है रीजनेबल प्राइस के ऊपर, वो होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो माय डिफरेंस ये यहाँ पे एंड हो गया। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। ओके, फर्स्ट है हमारे सामने, फर्स्ट एमसीक्यू, एट लीस्ट 10 अडल्ट, नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ, मतलब वो कौन सी फर्म होती है जिसके अंदर कम से कम 10 अडल्ट चाहिए लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो किसमें हमने पढ़ा था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जिसमें कम से कम 10 अडल्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मिनिमम 10 होंगे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो किसमें आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है। द लाइफ ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी उस बिजनेस की लाइफ कितनी होती है, तो कहते हैं कि वो अनस्टेबल होती है। स्टेबल तो होती नहीं है, उसकी अगर डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है या फिर कोई सिकनेस हो जाती है तो बंद करना पड़ता है बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे अनस्टेबल, अनसर्टेन होता है बिजनेस। थर्ड है
प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर एट अ रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, अभी अभी हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए बनती है, हाउसिंग के लिए लोन देती है, तो क्या होता है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कौन देता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस, जो बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं, 2, 20, नो लिमिट या 10। तो पार्टनर्स बैंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैंकिंग बिजनेस के अंदर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। ओके, इसके बाद है फिफ्थ, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द मेंबर इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। लिमिट मिनिमम होगा यहाँ पे, कितने मिनिमम एटलीस्ट कितने होने चाहिए, एटलीस्ट मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कम से कम कितने मेंबर होने जरूरी हैं, 2, 7, 10, 50, तो मिनिमम होंगे 2। ओके, इसके बाद है 6, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोड इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है पीजीटी टीजीटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल क्या है, 1 शेयर 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, यही राइट ऑप्शन है। 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाता है। 7th है, अ डैश पार्टनर इज एन ओनर हु हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड इज एक्टिव इन मैनेजिंग द फर्म। तो ये कौन होता है, एक ऐसा पार्टनर जिसके जो ओनर भी होता है और साथ में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और ये एक्टिव मैनेजर होता है, एक्टिव मेंबर होता है फर्म का। सीनियर जर्नल, तो ये किसका पार्टनर, कौन सा पार्टनर होता है, जर्नल पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। 8th की बात करते हैं, इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप को तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे पार्टनरशिप के अंदर कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर कंपलसरी होता है, किसी कंपनी के फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज कोई कंपनी है उसका जन्म ही नहीं होगा। इसके बाद है 10 क्वेश्चन, अ पार्टनर whose association with the firm is unknown to general public। एक ऐसा पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा पार्टनर जिसका एसोसिएशन फर्म के साथ अननोन होता है पब्लिक के लिए, तो वो कौन होता है हमारा, एक तो एक्टिव पार्टनर जो पूरी तरह से एक्टिव रहता है, लेकिन और स्लीपिंग जो एक्टिव नहीं रहता है, नॉमिनल जो केवल नाम देता है, लेकिन सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, वो पब्लिक के लिए अननोन होता है। ओके, राइट ऑप्शन रहेगा डी। 11 क्वेश्चन, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं उसके हेड को क्या कहते हैं, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, जो है कर्ता, इसको कर्ता कहते हैं, जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, कोऑपरेटिव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले कर रही है, एरोस्पेस में, वो तो है ही नहीं, तो ये तो कट कर देंगे। अगर ये कट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव भी कट हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों में है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट किसके अंदर आती है, एग्रीकल्चर में इसका काफी प्रोमिनेंट रोल रहा है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फर्स्ट है हमारा, प्रॉफिट आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। जो प्रॉफिट होता है इनकम टैक्स का सब्जेक्ट नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। 1 वोट पर शेयर, ये भी बिल्कुल सत्य वचन है आपका। सी है, डिविडेंड्स आर पेड ऑन द पर शेयर बेसिस, पर शेयर के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट राइट ऑप्शन इज डी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी आएगी ज्वाइंट कंपनी के और वन पर्सन कंपनी, इसके बाद कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होते हैं ये भी करेंगे हम लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस में करवा दूं, सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।